अव्ययी भाव समास का परिचय प्राप्त किया। तो गुरुकुल के बच्चों में से कोई बताएंगे अव्ययी भाव किसको कहते हैं? माही बच्चों में बताए जी। अव्ययी भाषा अव्ययम सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् नाव्ययेति तत् अव्ययम्। इसको तो पहले सुनो पहले प्रश्न को समझा करो और प्रश्न के अनुकूल ही उत्तर दिया करो। फिर मैंने पूछा था अव्ययी भाव किसको कहते हैं और तुमने उत्तर आरंभ कर दिया अव्यय किसको कहते हैं का। तो अव्यय का स्वरूप नहीं पूछा जा रहा है, अव्ययी भाव समास का स्वरूप पूछा जा रहा है। अर्थ की दृष्टि से, बाह्य स्वरूप की दृष्टि से किसको अव्ययी भाव कहते हैं? यदि उसके विषय में कुछ स्मरण है तो वो बताओ। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ये अव्यय होता है और ये उसी के प्रभाव से पूरा शब्द अव्यय बन जाता है। और इसमें एक अपवाद में होता है कि कभी कभी पीछे में भी ये अव्यय रहता है। बिल्कुल ठीक कहा। पूर्व पद नहीं, पूर्व पदार्थ। पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव। पद कहते हैं शब्द को। ठीक है, पद में भी प्राधान्य आता है लेकिन वो अर्थ के द्वारा आता है। तो इसलिए हमें कहना चाहिए पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव। इसकी अपेक्षा और व्यापक एक परिभाषा को हमने चर्चा का विषय बनाया था, वो किन्हीं के स्मरण में है? पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव के अतिरिक्त हाँ जी रजनी जी बताना चाह रही हैं। जी आचार्य जी, अव्ययार्थ प्रधान है, अव्ययार्थ प्रधान अव्ययी भाव है। अव्ययार्थ प्रधानो व्ययी भाव, इसमें इसकी अधिक व्यापकता रहती है जी। तो अव्ययी भाव का जो स्वरूप है संभवतः सभी के लगभग समझ में आ गया होगा। बाकी तो आगे जैसे जैसे प्रयोग आएंगे और खुलेगा ये विषय। इन्हीं को कुछ चर्चा यदि करनी है इस विषय पर तो करें। ओम आचार्य जी। जी राजेश जी। जो एक विशेष में उन्होंने कहा है कि अव्ययी भाव समास में प्राय पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है। तो पद और पदार्थ दोनों ही हम उसको ले सकते हैं। नहीं देखिए, होता क्या है ना, किसी भी शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं वो अर्थ की दृष्टि से किया जाता है जी। तो अर्थ में यदि प्रधानता है तो पद में प्रधानता है। पद में जो प्रधानता है वो आरोपित है, अर्थ में जो प्रधानता है वो स्वाभाविक है। इसलिए जो है ना, अर्थ की दृष्टि से ही बोला जाता है पूर्व या अव्ययार्थ प्रधानो व्ययी भाव। तो ठीक है। अधिक स्पष्टता जी। अच्छा जी, एक और थी शंका। जी। ये शब्द प्रादुर्भाव में इन्होंने प्राणिनि शब्द से प्रकाश इति पाणिनि तत्पाणिनि की स्वपद अस्वपद समास है। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो कि अस्वपद समास कहला रहा है? देखिए यहाँ पर क्या है ना, अव्यय भक्ति समीप समृद्धि आदि सूत्र के अंतर्गत शब्द प्रादुर्भाव का उदाहरण दे रहे हैं ये जी। और उदाहरण है वहां पर इति पाणिनि तत्पाणिनि। जो समर्थ पद है वो है इति पाणिनि तत्पाणिनि।
अब यहाँ शब्द प्रादुर्भाव इस अर्थ में इति और तत् अव्ययों का प्रयोग किया जा रहा है। इति और तत् पदों का जो प्रयोग है, अव्ययों का प्रयोग समास में कर रहे हैं हम शब्द प्रादुर्भाव इस अर्थ में। तो विग्रह क्या किया हमने? पाणिनि शब्द से तो इति या तत् शब्द से तो विग्रह नहीं कर रहे हैं हम जो विग्रह कर रहे हैं शब्द से प्रादुर्भाव इसको लेके कर रहे हैं। इसलिए ये अश्वपद विग्रह में आ जाता है, अपने पदों से विग्रह नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। तो प्रादुर्भाव माने प्रसिद्धि। तो इतने पाणिनि वो ये समर्थ नहीं है अपना स्वरूप दिखाने के लिए, अर्थ बतलाने के लिए। कोई ज्वाइन होना चाह रहे हैं सत्यवान जी, वो कह रहे हैं कि ज्वाइन करा दिया आचार्य जी, उसे करा दिया है। वो आपके ही नाम से आई हुई है, दूसरी कोई उसके नाम से आया हुआ है। इसको मेरा वाला मत चलाओ, कोई दूसरे वो आदित्य जुड़ना चाह रहे हैं। कोई और भी किसी का संदेश आ रहा है क्या आपके पास? नहीं, मेरे पास अभी कोई संदेश नहीं दिखाई दे रहा। संदेश आएगा तो जोड़ ही लेंगे, संदेश नहीं आ रहा नीचे इस स्तर पर कोई समस्या होगी। तो इस प्रकार से ये अश्वपद विग्रह समास हो गया। पाणिनि तत्पाणिनि माने पाणिनि शब्द की प्रसिद्धि, ऐसा अर्थ हो जाएगा। कर्णपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड है जी। तो इति पाणिनि को अश्वत पद कहेंगे हम? नहीं, देखिए इन शब्दों को समझ लेना चाहिए। जैसे हमने कल लिया था उपकुंभम जी। अब हमारे सामने जो शब्द है वो है उपकुंभम। दो शब्द हैं, दो पद हैं, पर उप और कुंभ। उप अव्यय है, कुंभ अव्यय नहीं है। अब इस समास को जब हम खोलेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो कैसे करते हैं? कुंभस्य समीपम। तो उप शब्द से विग्रह नहीं करते। जैसे राजपुरुषा में तो राजन इन्हीं शब्दों के द्वारा हमने उसको खोला, लेकिन उपकुंभम को उन्हीं शब्दों से नहीं खोला है हमने। उप के लिए समीप शब्द का प्रयोग कर दिया। वैसे ही इति के लिए शब्द से प्रादुर्भाव इसका प्रयोग कर लिया। तो शब्द से प्रकाश, शब्द प्रकाश कह दें, जो भी कह दें, तो ठीक है। हाँ, तो ये अश्वपद विग्रह हो गया। माने अश्वपद से तात्पर्य है समास के अवयवभूत जो पद हैं उनसे विग्रह न होना, या उनके किसी एक अवयव से विग्रह न होना, उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का प्रयोग कर लेना। तो ये अश्वपद नहीं, स्व माने अपने पद से विग्रह का होना। अपने पद से जब विग्रह न किया जाए तो वो अश्वपद विग्रह कहलाता है। धन्यवाद। हाँ जी, कर्णपाल जी। मैं आचार्य जी कहता तो ये तो अव्यय भाव समास तो केवल नपुंसक लिंग में ही रहेगा ना? जी, नपुंसक लिंग में होता है। हाँ, बस इतना पूछा था मैं, कहीं दूसरे लिंग नहीं चलने, केवल नपुंसक लिंग ही होगा इसमें। ठीक है जी। जी बहन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? आचार्य जी प्रणाम। जी आचार्य, नित्य समास का मतलब क्या है? नित्य समास? जी। नित्य समास शब्द कहाँ से उठाया आपने? सर, जैसे ही अव्ययी भाव समास में कि जहाँ नित्य समास होता है वहाँ अस्वपद विग्रह होता है। हाँ, नित्य समास दो प्रकार का है, प्रकरण के अनुसार देखेंगे तो। एक तो जो अश्वपद विग्रह समास है, जिनका अपने पदों से विग्रह नहीं होता, वो भी नित्य समास होता है। वो अभिभाव में भी आता है, तत्पुरुष में भी आता है, बहुव्रीहि में भी आता है। ऐसे समास जिनके कि अपने पदों से विग्रह नहीं होता। और दूसरा है नित्य के अधिकार में पठित जो समास, जैसे उधर आएगा द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में सूत्र है नित्यम क्रीड़ा जीवो। तो वहां पर क्या है? नित्य शब्द पड़ा हुआ है। तो
समास कहा जाता है। तो एक नित्य के अधिकार में पठित समास, दूसरा अश्वपद विग्रह समास जिसका अपने पदों से विग्रह नहीं होता। दो प्रकार से नित्य होता है। जी अर्चना जी कुछ पूछना चाह रही है। जी आचार्य जी, आपने कल संपद्यते ऐसा लिखवाया था, तो मुझे संपद्यते का अर्थ नहीं पता है। संपन्न होता है। जी, जैसे अनव्ययम अव्ययम संपद्यते यस्मिन् स अव्ययी भावः, जो अनव्यय होता है वो अव्यय बन जाता है जिस समास में, वही अव्ययी भाव समास होता है। जी यही अर्थ है इसका। अव्यय बन जाता है, अव्यय संपन्न हो जाता है, अव्यय के रूप में परिणत हो जाता है, ऐसा भाव इसका निकलेगा। जी 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 कामिनी जी कुछ कहना चाह रही है। नमो नमः आचार्य जी कर्णपाल जी बोल रहे हैं कुछ। हाँ मैं ही बोल रहा था, जब जिनका विग्रह नहीं होता है तो उनका समास होता है। दूसरा मैं सुन नहीं पाया, क्या बोला था आपने? दूसरा जो द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में सूत्र है नित्यम क्रीड़ा जीविकयोः। हाँ जी, तो नित्य के अधिकार में पठित जो समास है उनको भी नित्य समास कहा जाता है। अच्छा कौन सा सूत्र आचार्य? नित्यम क्रीड़ा जीविको, नित्यम क्रीड़ा जीविको। हाँ हाँ ठीक है, सूत्र है। क्रीड़ा जीविकयोः द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में आया हुआ है और संख्या है इसकी 17, 2-2-17 है जी, है जी, 2-2-17। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी। जी बहन जी कामिनी जी। नमो नमः आचार्य जी। आचार्य जी, एक दशम सूत्र अष्टादश सूत्र, एक बार शब्द से व्याख्या और उदाहरण सहित व्याख्या करो कृपया। दस माने अक्षरशला का संख्या परिणाम ये आम आम और विभाषा परि बहिरंच व पंचम्या। नहीं, अष्टादश सूत्र संख्या वंश। हाँ जी हाँ जी। अक्षरशला का संख्या परिणाम। अब यहाँ पर दो पद है। अक्षरशला का संख्या प्रथमा बहुवचनांतम, परिणाम तृतीया एक वचनांतम। ऊपर से सुप सह सुपा समासः अव्ययी भावः, इन सब की अनुवृत्ति है यहाँ पर, है ना। सुप सह सुपा समासः अव्ययी भावः, और अर्थ बनेगा यहाँ पर अक्ष शलाका इत्येतौ सुबन्तौ संख्यावाचिनश्च सुबन्ताः समर्थाः परि इत्यनेन अव्ययेन समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यन्ते अव्ययी भावश्च समासो भवति। यहाँ बना अक्ष और शलाका, इनका तो इन शब्दों का तो स्वरूप से ग्रहण किया है और संख्या से संख्यावाची शब्द लिए जाएंगे। ये जो सुबंत हैं इनका परि इस अव्यय के साथ में, परि भी अव्यय सुबंत ही रहेगा, के साथ में समास होता है और वह अभिभाव संज्ञक समास होता है। अर्थ कुछ स्पष्ट हुआ बहन जी? आम आचार्य जी, परंतु उदाहरण अस्ति एक परि, तो अत्र परि अव्यय अस्ति या एक अव्यय अस्ति? एक मतलब एक परि शब्दस्य एव व्याख्या करोतु। एक शब्दः संख्या शब्दः वर्तते, अपि च परि शब्दः अव्यय शब्दो वर्तते। परि शब्दः अत्र उत्तरपदे अव्यय शब्दो वर्तते। तो अत्र केवलं परि शब्दस्य एव अविभाव समास वर्तते, नहीं तो द्वंद्व समास द्विगु समास न वर्तते। न द्विगु समासो न वर्तते, अत्र तो अविभाव समासः वर्तते। अथ च अयं समासः अनेन सूत्रेण यः समासो विधीयते स केवलं द्यूतक क्रीडायामेव प्रयुज्यते। जुआ के खेल में ही इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसका जो विग्रह करेंगे हम, एक परि का जो विग्रह करेंगे वो होगा एकेन इदं न तथा वृत्तम यथा पूर्वम जये। मान लीजिए जैसे चौपड़ जैसा खेल है तो वहां 5 पाशों
सीधे पड़ जाए तो जीतता है, एक उल्टा पड़ गया, 4 सीधे पड़ गए तो पराजय हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में प्रयोग होगा एकेन इदम न तथा वित्तम। इस एक पाशे ने वैसा व्यवहार नहीं किया जिससे कि मेरी जय हो जाती, ऐसा इसका विग्रह किया है। एकेन इदम न तथा वित्तम यथा पूर्वम जये। तो एक परी, द्विपरी, त्रिपरी, ऐसा ये संख्या वालों का समास रहेगा। परी अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास नहीं। अतः असंख्या वंशेन सूत्रस्य व्याख्या किमस्ति? हाँ, संख्या प्रथमाय क्वचनान्तम वंशेन तृतीयाय क्वचनान्तम। अत्रापि सूत्रे पूर्वदेव सुप सह सुपा समासः अव्ययीभावः इत्येते सर्वेपि शब्दाः अनुवर्तन्ते। इन सभी शब्दों के अंदर यहाँ पर भी है, तो अर्थ हो जाए वंशे भवः वंश्य, वंश में होने वाला। तो अत्रापि अर्थ भविष्यति संख्यावाचिनः समर्थाः सुबन्ताः वंशवाचिना समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यन्ते अव्ययीभावश्च समासो भवति। अब देखिए ये समास ऐसा रहेगा जिसमें कि कोई भी अव्यय नहीं है, लेकिन फिर भी अव्ययीभाव समास है ना। ऐसे ही तिष्ठद्गु प्रवृत्ति निश्चय में भी ऐसे ही शब्द हैं जिनमें कि कोई अव्यय नहीं, लेकिन वो भी अव्ययीभाव समास है। तो यहाँ पर कहा इन्होंने संख्यावाची किसी सुबंत का वंशवाची, वंश में होने वाला जो कोई व्यक्तिवाचक शब्द होगा उसके साथ समास होगा और वह अव्ययीभाव संज्ञा को कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं संख्या वंशेन, संख्या द्विमुनि व्याकरण से दिया ना, द्वौ मुनि व्याकरणस्य वंशौ, द्वौ मुनि व्याकरणस्य वंशौ, व्याकरण के वंश में होने वाले 2 मुनि। तो 2 शब्द द्विशब्द संख्यावाची वर्तते, मुनि शब्दस्य वंशवाची वर्तते, द्विमुनि व्याकरणस्य एवं भविष्यति। जी, केवलं द्विमुनि अथवा त्रिमुनि शब्द से वर्तते, तत्र किम समासः वर्तते? मतलब अव्ययीभाव अथवा द्विगु समासः? केवलं त्रिमुनि या तदेव उच्यते कदाचिदपि केवलस्य एकस्य शब्दस्य कश्चिदपि अर्थो न भवति, परं कस्यचिदपि शब्दस्य अर्थः अधिप्रकरणं भवति, अधिवाक्यं भवति। किसी भी एक शब्द का स्वतंत्र का कोई अर्थ नहीं होता, उसको प्रकरण में जाकर के या वाक्य में जाकर के ही निश्चय किया जाता है। तो जब यहाँ पर आया द्विमुनि या त्रिमुनि शब्द, द्विगु भी हो सकता है। द्विगु में क्या होगा, है ना, द्वयोः मुन्योः समाहार, समाहार में द्विगु बन जाएगा, द्विमुनि त्रिमुनि, ऐसा बनेगा वहां पर। और यहाँ हम कर रहे हैं कि द्वौ मुनि वंशौ व्याकरणस्य, द्विमुनि व्याकरणस्य, ऐसा। तो हम किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं शब्द का, ये देखना शब्द के स्वरूप के लिए परम आवश्यक होता है। धन्यवाद आचार्य। ठीक है जी। आचार्य जी, ये जब आप पढ़ा रहे हैं 2 मुनि में, तो द्विमुनि व्याकरण से में वंशो आया है, तो वंशों की विभक्ति वचन बता दीजिए। प्रथमा विभक्ति द्विवचन। जी धन्यवाद आचार्य। वंशे भवः वंश्यः, वंश में होने वाला, तो व्याकरणों के वंश में होने वाले ऐसे हो जाएंगे। जी जी, और कोई नया प्रयोग लाए हो तो रखें। आर्ष कन्या वाले कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी, आप समास बोलते तो लिख नहीं पाते, तो धीरे बोले। पुस्तक है आपके
आपके पास में सब कुछ पुस्तक में लिखा हुआ है, और फिर भी कोई संदेह हो तो उसको पूछ लिया करो, बोलो क्या लिखना है। संख्या वंशीय सूत्र को जाके खोल लो अपने सामने, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 18वां सूत्र है, और पहले था अक्षशला का तो वो 10वां सूत्र है, उसमें सब लिखा हुआ है। जब समझने वाला पक्ष हो तो शब्दों को सुने, और कुछ संदेह रह जाए तो पुस्तकों में देखो या पूछ लिया करो उसको, ये होता है। तो ऐसे हैं, और भी इस प्रकरण को अच्छे प्रकार से देख लें। बाकी तो जब क्रम से हम अध्ययन करेंगे उसमें आएंगे सारे विषय, अभी तो केवल परिचय मात्र कराया जा रहा है। अच्छा गुरुजी, अभी प्रथमावृत्ति से कराएंगे आप? अभी ऐसे ही बता रहे हैं बस? केवल समाज का परिचय, उसमें प्रवेश, क्योंकि होगा क्या, ये परिचय इसलिए कराया जा रहा है कि जब हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे, सूत्रों का अध्ययन करेंगे, तो वहां अनेक प्रकार के समास हैं। समासों से भी हमें परिचय नहीं है तो हमें पहले एक एक शब्द का या समास का परिचय भी वहां देना पड़ेगा हमें। अभी थोड़ा सा बुद्धि को अभ्यास हो जाएगा, कितने प्रकार के समास होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, कैसे लिंग व्यवस्था होती है, वचन व्यवस्था होती है। तो वहां फिर एक एक शब्द पर पूरा परिचय नहीं देना पड़ेगा, संकेत से भी काम चल जाएगा। व्याकरणाध्ययन के लिए जो एक आवश्यक भूमि है उसमें ये होता है कि हमें समासों पर अधिकार होना चाहिए, हमें वाक्य रचना पर अभ्यास होना चाहिए, संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत। यदि इतना अभ्यास हमारा है, संस्कृत पर अधिकार है, समासों पर अधिकार है, तो व्याकरण के अध्ययन में जो परिश्रम है वो लगभग आधा हो जाता है, क्योंकि अर्थ हमें रटने नहीं पड़ेंगे, समास हमें रटने नहीं पड़ेंगे, समझेंगे और अपने शब्दों में उनको अभिव्यक्ति दे देंगे। जो अर्थ वहां लिखा हुआ है जिन शब्दों के माध्यम से, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाए ये बिल्कुल अनिवार्य नहीं। हम समझ लें सिद्धांतों को, अपने शब्दों में उनको अभिव्यक्ति दे सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा जबकि वाक्य विन्यास पर अधिकार होगा हमारा। तो इसलिए थोड़ा प्रवेश करा देते हैं। जी रजनी जी कुछ कहना चाह रही है? कुछ नहीं कहना चाह रही गुरुजी, यही पूछा था, आपने बता दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी सत्यवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गुरुजी, मैं तो एक बात ये कहना चाह रहा था, अभी जो समास में जो प्रवेश हम कर रहे हैं, जितने भी ये समूह में जुड़े हुए हैं साथी, ये क्योंकि अष्टाध्यायी जब आप क्रम से पढ़ाएंगे आचार्य जी, तो सभी के लिए ये बड़ा जरूरी भी है और प्रयास भी करना है कि अष्टाध्यायी को याद करना शुरू करें, अन्यथा आप वो गति कभी नहीं बनेगी, क्योंकि बारंबार नए सूत्र आएंगे, हर एक सिद्धि में नया सूत्र जाके लगेगा और फिर वो बार बार वो सूत्र दिमाग से विस्मृत भी होगा। इसलिए क्रम से उसे अष्टाध्याय को याद करना शुरू करें, नहीं तो गति नहीं बन पाएगी। आचार्य जी सुनेंगे अष्टाध्याय को? हमसे सुनते भी हैं, पिछली बार जब बैठे थे समूह में आप सुनते थे आचार्य जी। तो हम भी तैयार हैं सुनाने के लिए। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, स्वागत है। तो ऐसा है जी, जिस दिन आप कहोगे उस दिन पूरा सुना देंगे, उसी दिन ही। एक दिन का समय दे देना बस। आपने शायद प्रसंग को समझा नहीं, कर्णपाल जी उत्तर तो दे दिया। आज वो कह रहे सूत्रों को याद करना है जिनको संपूर्ण अष्टाध्याय की बात चल रही है। और अपने आप को आप वृद्धों में गिनती ना करें, आप कर सकते हैं। आप हाँ जी, समाज की बात है, समाज के सारे सूत्र में आपको एक दिन के गैप में सुना दूंगा। हाँ हाँ, नहीं अच्छा है, उत्साह पूर्वक लगे रहे सभी, तो अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग करें, तो जितनी भी याद हो सकती याद करके याद होगी। अष्टाध्यायी मूल शास्त्र पर अधिकार होता है तो गति पाठ में अच्छी बनती है, और नहीं तो फिर अष्टाध्यायी खोल खोल करके समझाएंगे फिर भी है। तो प्रयास करें जितना हो सके, सबको साथ में लेकर के चलेंगे, कोई घबराए नहीं,
ये ना समझे कि इसने तो अष्टदही याद कर लिए तो गति अच्छी बन जाएगी, हमें तो याद नहीं तो हमारी नहीं बन पाएगी, है ना। ऐसा नहीं, सबको साथ में लेकर के चलेंगे। गुरुजी, अब स्वाध्याय के लिए तो समय ही नहीं हो पाता है, स्वाध्याय के लिए समय ही नहीं निकल पाता है गुरुजी। स्वाध्याय शब्द का जो प्रयोग आप कर रही हैं, क्या इसके लिए कर रही हैं कि जो पाठ है हुआ उसको तैयार करने के लिए, या अलग से और कुछ पढ़ने के लिए? गुरुजी, कोई भी चीज जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे, हम क्लास में कितना भी पढ़ लें, उससे बहुत फायदा तो होने वाला है नहीं, जब तक हम खुद मेहनत ना करें उस चीज पे। बिल्कुल। तो रोज यही हमको नहीं समझ में आता है, कैसे हम समय निकाले पढ़ने के लिए, क्योंकि बिना परिश्रम के तो कुछ होने वाला है ही नहीं। तो मैं तो आपके पास है, उसमें ये देखिए मोबाइल पे कितना समय लगाती हैं, बातों में कितना समय लगाती हैं, उसमें से काटिए थोड़ा सा समय को। आचार्य जी, ये निवेदन करने वाले थे, भ्राता सत्यवान जी से भी बोला था कि ये हमारी भी एक दुविधा ही है कि ज्यादातर इसमें या तो वरिष्ठ नागरिक है कुछ तो, और कुछ ऐसे हैं जो अभी अविवाहित कह लो या भी विद्यार्थी है, परंतु हम तो कामकाजी महिलाएं भी और गृहस्थी भी है, तो यही आ रही हमारे सामने भी यही संकट आ रहा है कि स्वाध्याय नहीं हो पाता, तो एक छोड़ के एक दिन में ऐसा दे तो शायद टाइम है नहीं, शायद हमारे पास भी एग्जाम देना है, 1 साल में खत्म करनी है, तो मैंने सत्यवान भैया से भी बोला था कि ये शरण कर रखे ये बात आगे वो कर लेंगे, कोई बात नहीं है। वैसे जिनकी ओर से ये प्रस्ताव अभी आ रहा है या समस्या आ रही है, सबसे आगे की श्रेणी में वही लोग हैं समझने वालों में, जिनकी ओर से प्रस्ताव ये आना चाहिए वो मौन बैठे हुए हैं, जो चर्चा में भाग लगभग नहीं लेते हैं या कम लेते हैं। आप लोग तो चर्चा में भी पूरा भाग ले रहे हैं, तो मतलब किसी भी दृष्टि से ये नहीं लग रहा है कि आप लोग परिश्रम नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में तो आ रहा है जी, परंतु स्वाध्याय जैसे पारायण करने का समय नहीं निकल पाता, बच्चे भी है, परिवार भी है, थोड़ा ये काम काज भी, घर का भी, बाहर का भी, तो एक दिन छोड़ के कर लेंगे, उसमें तो कोई नहीं। तो पढ़ना भी हमें है, पढ़ाना भी हमें है, समय भी हमें लेके चलना, उसमें तो कोई बात नहीं। उसमें आप लोग देख लें थोड़ा सा, यदि इस कक्षा के अतिरिक्त भी आपस में चर्चा के लिए समय निकाल लें थोड़ा सा, कभी दिन में या रात में जब भी हो आप लोगों की अनुकूलता, तो जो पाठ यहाँ चलता है उसको एक बार आपस में मिलकर चर्चा कर लेंगे तो आवृत्ति हो जाएगी। अकेले में थोड़ा अवश्य प्रभाव, इसीलिए सोचे थे कि एक दिन हम आपस में चर्चा कर ले, एक दिन आप ले लो हमारे साथ कक्षा, तो आप तो फिर सीधा ही हमें गृह कार्य भी देते हो, तो वो भी हमारा संपूर्ण नहीं हो पाता, तो इसीलिए एक दिन हम आपस में चर्चा कर ले और एक दिन फिर आप हमारी एक परीक्षा भी ले सकते हो, फिर उचित प्रकार से हो जाएगी, बस यही है। अच्छा, हम आपस में चर्चा करेंगे तो किस लिंक पे करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये लिंक तो ऐसा है कि हम अपने आप जुड़ नहीं सकते हैं, तो कोई ऐसा लिंक जिसमें अपने आप जुड़ जाए। सत्यवान जी, और मैं तो दोपहर के 2 से 3 या 3 से 4 पूरी फ्री रहती हूँ, तो कोई इतने बजे लिंक में आएगा तो मैं भी आ जाऊंगी और जुड़ जाऊंगी। हाँ, तो एक समय निश्चित कर लें वैसा, उसमें तो आप 4-4 का ग्रुप बना लें, 5 का ग्रुप बना लें, जिसको जब समय की अनुकूलता हो, और एक ग्रुप बना लें अपना, उसमें तो कोई नहीं, आपस में लिंक प्रेषित कर दिया जा सकता है। रजनी जी कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी गुरुजी, अवकाश न रखें बीच में, लगातार करते रहें क्लास, हम तैयार हैं। यदि अवकाश हो जाएगा तो हमारी गति और धीमी हो जाएगी, इसलिए अवकाश तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। आचार्य जी मेरा भी यही मत है कि इसको अवकाश बिल्कुल न रखें। आप बहुत अच्छी चल रही क्लास जो है, क्योंकि यही समय है हमारे पास दिन में होगा नहीं। बस आचार्य संडे की पास रख दिया तो फिर तो कक्षा बहुत लंबी हो जाएगी जी, प्रथमावृत्ति खराब हो जाएगा मामला। सारा जो निरंतर आचार्य मेरा मंतव्य ये था कि जैसे पता है कि हम सब जितने वयोवृद्ध वगैरह है 70-75 उससे ऊपर के ही भी कुछ हैं,
तो समय काल का कोई भरोसा नहीं है कि और जिस हम मतलब मंत्र से पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो कहीं हमारा जो है विफल ना हो जाए। तो इसलिए नहीं, आपको जाने नहीं देंगे, आपको जाने नहीं देंगे विद्या पूरी होने से पहले। आपको तो सेंचुरी मार दी। आपका आशीर्वाद है फिर। जाने की लग रही है इनको तो। आगे आपको पकड़ के रखेंगे, जाने नहीं देंगे। आचार्य और आप तो जी, सबसे गुरु जी, इस पर किसका अधिकार है? ये तो कोई समस्या नहीं है। नहीं, देखिए उनकी तरफ से समस्या है, क्योंकि वो चाहते हैं मैं अपनी आयु से पहले ही पढ़ लूं सब। हाँ, ये जो एक चिकीर्षा है, और उसी में जिजीविषा भी छिपी हुई होती है। जो व्यक्ति निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उनका जल्दी शमन हो जाता है लगभग, और जिनमें आगे से आगे चिकीर्षा बनी रहती है कि ये लक्ष्य प्राप्त करना, ये लक्ष्य प्राप्त करना, ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो और अधिक वो गति कर सकते हैं थोड़ा। तो अधिकतम का मंतव्य ये है कि प्रतिदिन कक्षा चले। अभी तो बहुत धीमे लेकर के चल रहे हैं पाठ को। मुझे भी लगभग सभी की परिस्थितियों का पता है। कई माताएं बहनें यहाँ पर गृहिणी हैं जो घर का भी काम देखना है, संभव है उनमें से कुछ सेवारत भी हो, सेवा में भी हैं, तो वहाँ स्कूल में या विद्यालय में भी समय देना है, और फिर पाठ को भी समय देना है। तो इसलिए पाठ को हम बहुत धीमी गति से लेके चल रहे हैं, और प्रयास ये करते हैं कि सारी चीजों को यही सुलझा लिया जाए, घर के लिए कुछ ना छोड़ा जाए। घर के लिए हम छोड़ते हैं केवल आवृत्ति करने के लिए, ये पुस्तक के आधार पर। तो उसमें ये हो सकता है आप बस में बैठ के जा रही है, पुस्तक बैग पर्स में रख लिया, मोबाइल ना खोल करके पुस्तक देख लें। स्कूल में घंटी खाली है तो पुस्तक खोल के बैठ गई, है ना। घर में जब भी समय मिले तो पुस्तक खोल के बैठ गई। ऐसा थोड़ा आगे पीछे करके समय निकाल सकते हैं। और बाकी जैसा मैं निवेदन किया है कि जिनको भी जब समय की अनुकूलता है, 4 का ग्रुप बना लें, 5 का ग्रुप बना लें, और आपस में चर्चा कर लें। किसी को रात में अनुकूलता है, किसी को दिन में अनुकूलता है, ऐसा है। क्योंकि सभी की अनुकूलता सब समय में नहीं बन पाती है। तो प्रयास ये करें कि निरंतरता बनी रहे, क्योंकि लंबे समय में क्या होता है ना, पाठों में हमने यहाँ भी देखा है, फिर नीरसता भी आ जाती है और निराशा भी आ जाती है कई बार। उसमें ये होता है। फिर भी सबको साथ में लेकर के, कुछ भी समस्या आपकी है, समझ में नहीं आता, उसको रखिए, आप खुल के रखिए, उसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं, वो सभी के लाभ के लिए। तो चलिए कोई नहीं, लेके चलते हैं। जी आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, आचार्य जी मुझे तो ये पूछना है कि मेरे लिए तो काफी चीजें बहुत नई है, तो कक्षा के बाद मेरा आधा समय तो उसमें ही जाता है कि ये कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, ये क्या है। नोट्स तो मैं लेने की पूरी कोशिश करती हूँ कक्षा के समय भी, पर जैसे मेरे लिए शब्द भी काफी नए हो जाते हैं, और मैं फिर तो मुझे वो थोड़ा एक सहाय चाहिए उसमें, कि खाली जैसे अष्ट अध्याय का है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं क्या शुरू करूं, कहाँ से करूं, क्या करूं। क्योंकि लग रहा है कि कक्षा में सबको बाकी तो कोई बहुत कुछ ऑलरेडी आता है, और मेरे लिए तो ये जीरो से जैसे शुरुआत है। समास वगैरह मैंने सुना था स्कूल में, उसके बाद मैंने कभी किया ही नहीं। और फिर अष्टाध्यायी में तो मैं कहाँ से शुरू करूं? जैसे सब बोल रहे कि याद करना है, तो क्या याद करना शुरू करूं मैं सब पूरा वो अष्टाध्यायी? तो मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा, तो थोड़ा आप मुझे वो मार्गदर्शन, या कोई भी मार्गदर्शन मुझे अच्छे से थोड़ा दे सके। ये समस्या इस पाठ में लगभग सभी की होगी, कुछ को छोड़ करके। तो उसमें आप पहले ये देखें कि हमारे पास समय कितना है दिनचर्या में, और इसको प्रधान विषय बनाने का प्रयास करें धीरे धीरे। विद्या जो है हमारे जीवन का प्रधान विषय होना चाहिए। अन्य विषयों को गौण करें, माने वो भी अनिवार्य तो हैं, लेकिन वो आनुषंगिक हैं, सहयोगी हैं वो सारे के सारे। ये लेकर के चलें। यदि विद्या पर हमारा अधिकार होता है तो अंतिम प्राण तक
हम बड़े उत्साह के साथ चलेंगे और आनंद के साथ में जीवन को लेकर के चलेंगे। विद्या एक ऐसा साधन, तो इसलिए क्या करना है, प्रधान विषय इसको बनाना है। जब हम प्रधान विषय इसको बनाएंगे तो हम अधिक समय निकाल पाएंगे। इसको खाली औपचारिकता के रूप में ना रखें कि चलो ये भी कर लेते हैं, थोड़ा सा चल रहा है तो अच्छा। अब क्या होगा, हम समय निकालेंगे, कहाँ कहाँ समय निकल सकता है, प्रातःकाल कितना, मध्याह्न में कितना, सायंकाल कितना। अब उसके अनुसार क्या करेगा, वर्गीकरण करेंगे। हमारे पास कार्य क्या क्या है, जैसे माना अष्टाध्यायी को याद करना एक कार्य हो गया, जो पाठ हमारा चल रहा है उसको तैयार करना एक कार्य हो गया, कुछ स्वाध्याय भी हम कर रहे होंगे किसी ग्रंथ विशेष का, किसी धार्मिक ग्रंथ का या अन्य किसी शास्त्र का हम, तो वो एक कार्य हो गया। उसमें से ये रखें, जो स्मरण करने वाला पक्ष है उसको प्रातःकाल रखें, या याद करने वाला प्रातःकाल रखें। थोड़ा करें, अधिक एक समय उस पर ना लगाएं बुद्धि को, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। आप 2 सूत्र करें, 4 सूत्र करें, 5 सूत्र करें, जितना आप लोग उसको समस्या ना बनने दें जीवन की, तो लेकिन निर्धारित समय में ही करें उसको। और दूसरा, पाठ को तैयार करने वाला है जो चर्चा चल रही है, तो उसमें देखें जो नोट्स आपने बनाए हैं, पुस्तकें आपके साथ में हैं, प्रथमावृत्ति की है, अष्टाध्यायी की है, उसके आधार पर थोड़ा सामंजस्य बिठाते हुए उसको तैयार करने का प्रयास करें। समझने नहीं आता है तो यहाँ उसको चर्चा के लिए रखें, और बाकी जो आप अपना स्वाध्याय करते हैं उसके लिए भी समय रखें। आधा घंटा निकालें, 15 मिनट निकालें, 20 मिनट निकालें, जितना भी समय है। आप ये देखिए ना, आप अपनी जीवनचर्या को देखेंगे, आपको 5 मिनट भी मिलते हैं ना तो तुरंत आप फेसबुक खोल के बैठ जाते हैं। ये जो दृष्टि है हमारी, जो उंगलियां है ना, एकदम उनको खोल देती है। समय तो है हमारे पास। अच्छा, उसमें से ये देखें कि उसमें उपयोगी कितना है हमारे लिए। हम जो मोबाइल खोल करके बैठे हैं उसमें उपयोगी कितना है, उसके स्थान पर यदि हम ग्रंथ खोल के बैठे, जो नोट्स हमने लिखे हैं उनको तैयारी करने के लिए बैठे, तो अधिक उपयोगिता बनेगी। तो समय को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करने की आवश्यकता है, तो समय निकल आता है फिर हमारे पास। घर में भी जो हम बहने हैं, गृहिणी हैं, ठीक है, सफाई का है, रसोई का है, और बच्चों को तैयार करना है, स्कूल जाना, अधिकारी रहते हैं, ऐसी बात है। तो उसमें फिर भी समय हम निकाल सकते हैं आगे पीछे करके। तो जो जितना समय निकाल सकता है, ये सोचें कि इसके बिना हमारा जीवन नहीं है, तो समय निकल आएगा। जब गौड़ कोठी में रखेंगे तो समय निकलना मुश्किल पड़ेगा, ऐसा रहता है। धन्यवाद आचार्य जी। धीरे धीरे प्रधानता समय का तो हो ही जाएगा साथ में, और जैसे आपने अभी मार्गदर्शन दिया वैसे भी मैं वापस से टाइम टेबल बनाऊंगी। पर मेरी तकलीफ वही हो रही थी कि करना कैसे है, क्या करना है, मुझे तो वही कंफ्यूजन हो रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। तो अष्टाध्यायी को स्मरण करने की शुरुआत करूँ और साथ में जो कक्षा में चल रहा है वो नोट्स को रिवाइज करूँ, ये करूँ मैं पहले? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप करिए उसको। और अष्टाध्यायी यदि बोझिल लगने लगे, मैं ये भी साथ में संकेत कर रहा हूँ, तो अधिक करने का प्रयास ना करें, थोड़ा कर लें, 2 सूत्र कर लें, 1 सूत्र प्रतिदिन करें, है ना। भार न बनने दें किसी भी विषय को, समझ गई। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे जैसे समझ में आएगा, वैसे वैसे रुचि बनेगी। रुचि बनेगी तो समय निकलेगा फिर, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, स्वतः गति बनती चली जाएगी। धैर्य नहीं छोड़ना है, बस ये। धन्यवाद आचार्य जी। कितने दिनों में अष्टाध्यायी याद हो जाएगी आचार्य जी? वो तो आपके ऊपर बात है बहन जी, कितने सूत्र आप प्रतिदिन करते हैं। 4000 सूत्र लगा करके चले आप। अब एक दिन में कितने सूत्र करते हैं, कितना समय आप देते हैं उसको, उसकी आवृत्ति भी करनी है। 4 महीने में दो पागे हुए अभी तो मेरे।
4 महीने में 2 पाद किए अभी प्रथम अध्याय के। सुंदर, बहुत अच्छी उपलब्धि है आपकी, तो धीरे धीरे करते रहे, कोई बात नहीं। माने हम आपको लेकिन विषय ना समझे हुए पक्ष में नहीं छोड़ेंगे, वो पूरा प्रयास करेंगे विषय पूरा पूरा समझ में आए। अष्टाध्यायी यदि याद हो जाती है तो अच्छी गति बन सकती है हमारी, उसमें ये है। और अपने आप को बड़ा ना समझे, हाँ, विद्यार्थी समझे, ये ना सोचे कि ये उम्र हो गई है, वो उम्र हो गई है। उम्र को बीच में ना आने दें, परिस्थितियों को बीच में ना आने दें। आखिर इमरजेंसी जब होती है तब भी तो समय निकलता है ना, इसी में से निकलता है, निकाल लेते हैं, काम करते हैं सारे के सारे। तो इसको भी उसी रूप में रखें। ये सोचें कि हमारी 40 वर्ष निकल गए, 50 वर्ष निकल गए, जैसे राकेश जी कह रहे थे 75 वर्ष निकल गए, अब तो बहुत थोड़ा समय है, अभी भी नहीं कर पाए तो कब करेंगे हम। और जीवन के संसार के जो कार्य हैं वो तो चलते रहेंगे, केवल इसी जीवन में नहीं चलेंगे, अन्य जीवनों में भी चलते रहेंगे, तो वो समाप्त होने वाले नहीं है। हाँ, विद्या पर यदि अधिकार हो गया हमारा तो वो कार्य भी समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि फिर हम ज्ञान पूर्वक कर्मों को करेंगे। अभी तो हम कुछ भी कार्य करने में लग जाते हैं, किसी कार्य को प्रधानता दे देते हैं, और यदि ज्ञान हमें हो जाएगा तो उस कार्य को प्रधानता देंगे जो अनिवार्य है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद जिसको हमें करना चाहिए उसको करेंगे, फिर हम सभी कार्यों को प्रधानता नहीं देंगे। इसलिए विद्या अनिवार्य है, और विद्या का ये प्रवेश द्वार है। जो व्याकरण है वो मुख है, प्रवेश द्वार है। इस पर अधिकार हो गया तो आगे हम किसी भी शास्त्र को बड़े आराम से समझ लेंगे, ऐसा रहता है। तो चलिए, अभी केवल परिचय हम करा रहे हैं, इसको ज्यादा अपना बोझिल बनाने की आवश्यकता नहीं है, जितना आप आराम से कर सकते। जी, ये जो अभी बच्चे पूछ रहे थे कि समय विभाग कैसे किया जाए, और वो तो इनके पास मुझे लगता है कि पुस्तक कोई शायद नहीं है। अगर ये जो प्रथमावृत्ति लेके अपने पास रखें सामने और फिर उससे करें तो शायद और अच्छा इनका हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रथमावृत्ति भी है, सरलतम विधि करके भी 2 भाग में है, सरलतम विधि भी है, पुस्तक जरूर रखें साथ में। आचार्य जी, महादेव जी बहुत देर से कुछ पूछना चाहते हैं। महादेव जी, महादेव जी, जी आचार्य जी, मेरा भी दशा वो शिवानी जी जैसे है। मेरा बैकग्राउंड साइंस है और मैं 56 उम्र वाला हूँ, लेकिन संस्कृत सीखने का बहुत देर से मेरा शौक था, इच्छा भी थी। इसलिए मैं दूसरा एक ग्रुप में कुछ पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे व्यवस्थित तरीके से नहीं मुझे समझा, इसलिए मैं ये लिंक पाया। तो आपका जो पठन पाठन जो शैली है, आपका जो बोलने का तरीका है, और समझने के लिए जो आपका जो स्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरा बैकग्राउंड तो संस्कृत तो इच्छा है, लेकिन ज्यादा संस्कृत नहीं पढ़ पाई, वो क्लास 8 वाला संस्कृत है। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक हो तो वहाँ याद करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा मेमोराइजेशन के लिए कोई जो आपने अष्टाध्यायी के बारे में बोला, तो यहाँ पे वो समझ करके पढ़े तो मुझे याद आ जाएगा, लेकिन ऐसा ही जब उसको मेमोराइज करेंगे तब तो वो छूट जाएगा। तो आपका मार्गदर्शन यहाँ पे चाहिए मुझे। आप वैसे कहाँ से हैं महादेव जी? मैं कोलकाता से हूँ इसलिए थोड़ा हिंदी बोलने के लिए थोड़ा सा अटक लग जाता है, ऐसा ही। नहीं, आप बहुत शुद्ध बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बोल रहे हैं, उसमें आप संकोच ना करें। अच्छा, यहाँ जो हमारे पास विद्यार्थी आते हैं वो भी बड़ी उम्र के ही आते हैं, और उनका बैकग्राउंड भी लगभग आप लोगों के जैसा ही होता है। कोई साइंस से है, कोई गणित से है, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, हिंदी पर अधिकार नहीं है, तो उनको
उनको जिस प्रकार से हम अभ्यास कराते हैं धीरे 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 धीरे, वही स्थिति यहाँ पर भी चल रही है हमारी कक्षा में, वही प्रकार हमने अपनाया हुआ है। तो उसमें इस बात को बिल्कुल भी समस्या न बनने दें कि हमने संस्कृत कभी पढ़ी नहीं है, हिंदी पर अधिकार नहीं है पूरी तरह से, सब अधिकार हो जाएगा। केवल धैर्य बना के रखना है। इस समय प्रधानता हमें पाठ की तैयारी के लिए देनी है। पाठ में जो जो चर्चाएं चलती हैं उनको धैर्यपूर्वक सुने, जो लिख सकते हैं नोट्स के रूप में, सूचना के रूप में उसको लिख लें। और जैसा मैंने निवेदन किया था कि आपस में ग्रुप यदि बना लें आप लोग 4 का 5 का, जिनके साथ सहमति बनती है, तो उससे क्या है ना, चर्चा करेंगे तो और अधिक स्पष्टता बन जाती है। एक होता है हम केवल अपने स्तर पर तैयारी करें, दूसरा होता है हम समान मति वालों के साथ में या सहमति वालों के साथ में चर्चा करके विषय को तैयार करें। दोनों में बड़ा अंतर है। ये एकदम सहज रूप से तैयारी हो जाती है जब चर्चा करके हम तैयारी करते हैं, क्योंकि अन्यों की भी जो बुद्धि है ना वो उस समय विषय में लग रही है, केवल हम अकेले नहीं, तो बड़ा सहयोग मिलता है। ये आप लोग आपस में वर्ग अवश्य बना लें, ग्रुप अवश्य बना लें। जब 2 का बना लें, 3 का बना लें, जैसे जिसके अनुकूलता हो, तो अधिकार होता चलेगा जी। हाँ जी, यहाँ पे शर्मा जी, रजनी जी, आपको मेरा निवेदन है, इस नादान को आपके साथ ले लीजिए, थोड़ा जी मैं आपकी सहायता करूंगी, आप जितना कहेंगे उतनी मैं सहायता करूंगी आपकी। जी जी, हमारी तरफ से सहायता होगी। हाँ, जो भी जिस ऐसा करें, जैसे एक ग्रुप अभी हमारा बना हुआ है, उसमें जिसके लिए जो समय अनुकूल है उस समय का उल्लेख उस ग्रुप में कर दें आप कि मुझे 4 बजे अनुकूल है सायंकाल, मुझे मध्याह्न में अनुकूल है, मुझे प्रातःकाल अनुकूल है। फिर वह समय या उसके आसपास का समय जिसको अनुकूल है वो अपने अनुसार वर्ग बना ले, तो सभी का अलग अलग हो जाए। सबके लिए सब समय अनुकूल नहीं पढ़ पाएगा तो 2-2 का 3-3 का ऐसे बना ले, तो बहुत अच्छी तरह से गति बनेगी सभी। आचार्य जी मुझे ये पूछना था, तो थोड़ा ये कंफ्यूजन था कि जैसे अभी हम कर रहे हैं वो पहले हम समास समझ रहे हैं, तो मैं क्रम समझने की कोशिश कर रही हूँ और फिर हम अष्टाध्यायी शुरू करेंगे, मतलब कैसे है वो समझ में नहीं आ रहा मुझे थोड़ा क्रम। देखिए, अभी हमारा प्रधान विषय रहेगा कक्षा में जो चर्चा चल रही है उसको समझना, ठीक से तैयार करना, इसको प्रधानता दें। अभी अष्टाध्यायी को साथ में रखें, जो समय मिलता है जब हम अष्टाध्यायी को याद करें तो उसको समझने का प्रयास नहीं करना, केवल उसको याद करना है। जब उसका पाठ चलेगा तो वो सूत्र समझ में भी आएंगे। होता क्या है, जैसा महादेव जी भी अभी कह रहे थे कि साइंस के विद्यार्थी हैं, समझ में आएगा तो जल्दी याद हो जाएगा, आदि आदि, वो ठीक है उनका कहना, लेकिन ये क्या है ना, फॉर्मूले हैं, सूत्र क्या है, सिद्धांत है सारे के सारे। और हम किसी एक भी शब्द को समझने चलते हैं तो उसमें संपूर्ण अष्टाध्यायी के फार्मूले काम आते हैं। कोई प्रथम अध्याय से है तो कोई द्वितीय अध्याय से है। अब यदि किसी भी शब्द को उठा लेंगे समझने के लिए, उसके आंतरिक स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए, तो बहुत कई अध्यायों के सूत्र उसमें लग जाते हैं। याद यदि होंगे तो तुरंत बुद्धि वहां पहुंच जाएगी उस सूत्र में, उस सूत्र के प्रकरण में। याद नहीं होंगे तो पुस्तक खोल करके देखेंगे, फिर ये होगा। लेकिन गति बनेगी, अवश्य बनेगी। जैसा उत्साह पूर्वक लगे हुए आप लोग, तो उससे निश्चित ही सफलता मिलेगी हमें। ऐसा उत्साह बना करके रहे, शंका में संकोच ना करें। ये ना सोचें कि कोई दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरों का समय तो नहीं ले रहा हूं मैं या ले रही हूँ। शंका अवश्य करें, जो भी छोटी है छोटी करें, बड़ी है बड़ी करें, उसमें संकोच बिल्कुल ना करें, तैयारी भी करें। जी हाँ जी, ये कौन है, बबली जी हैं? कौन है बबली जी, कुछ कहना चाह रही? जी आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। जी आचार्य
जी मेरा बीए फाइनल है इस वर्ष। तो हमने भी शिवानी जी की ही तरह हाल है। बस हम भी मतलब संस्कृत से ही पढ़ते हैं, लेकिन कॉलेज में क्या होता है कि पढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं, मैटर वहीं का वहीं रह जाता है, शंका समाधान नहीं हो पाता। तो और यहाँ शंका समाधान हम क्या करेंगे? जैसे आचार्य मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम हैं, शिवानी जी हैं, महादेव जी हैं, आप किसी को नियुक्त कर दीजिए कि वो हम सबको शुरू से थोड़ा कुछ बता, जिसके पास। हाँ, तो ये तो अर्चना जी हैं, इनको आप इनका सहयोग दे सकते हैं आप लोग, क्योंकि और लोग तो क्या सेवा में है, यहाँ तक मैं पा रहा हूँ। तो अर्चना जी सहयोग कर सकती है, राकेश जी सहयोग कर सकते हैं, इनके पास भी पर्याप्त समय है, तो इनका सहयोग ले सकते हैं आप लोग। जी धन्यवाद तो, जी मैं सहयोग कर दूंगी, बस आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा फिर उसी हिसाब से। हाँ तो बस जी ठीक है, आप अपना नंबर बता। हाँ वैसे ग्रुप में है, लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए 99 बता दीजिए। जी 99 25 8483 46। जी धन्यवाद। जी तो आपस में ग्रुप बना लें तो बहुत अच्छी तरह से कक्षा चलेगी। बस समस्या को जी करुणा जी। मैं भी आचार्य जी पिछले 2 महीने से अष्टाध्यायी याद करने का प्रयास कर रही थी और 5वें अध्याय तक पहुंच गई थी आचार्य जी, लेकिन 10 दिन का बीच में गैप आ गया व्यस्तता के कारण, 10-12 दिन का, और ना दोहराने के कारण अब ऐसा लग रहा है आचार्य जी जैसे सब कुछ भूल गई हूँ। अब दोबारा से याद करने में 5 अध्याय तक आप पहुंच गए थे, मतलब 5वें के दूसरे पाद तक पहुंच गई थी आचार्य जी, लेकिन व्यस्तता के कारण उसको ना दोहराने के कारण अब ऐसा लग रहा है जैसे सारा ही भूल गई। अब दोबारा से इसको कैसे, मतलब दिक्कत हो रही है आचार्य। ऐसा नहीं है, हुआ आपके साथ में ये है, जब आपने याद कर लिया है तो वो आपकी प्रॉपर्टी बन चुकी है, लेकिन 10 दिन के लिए कोई दूसरी प्रॉपर्टी जो है ना, इस पहली प्रॉपर्टी पर हावी होगी, इसको दबा दिया है, और जैसे ही आप इसको प्रधानता देंगे तो वो भर के सामने आ जाएगी। ऐसा नहीं आपके पास है, वो नहीं है ऐसा नहीं है, और थोड़ा सा समय देंगे तो वो सामने आ जाएगी निकल कर। मैंने वही कहा ना कि प्रधानता देनी है हमें, इसको प्रधानता देंगे तो ये प्रधान विषय रहेगा। आप कहीं भी होंगे, रसोई में भी आप रोटी बना रही होंगी तो भी अष्टाध्यायी के सूत्रों की आवृत्ति चल सकती है वहां पर। उधर बेलन चल रहा है या उधर कड़छुल चल रहा है कुकर के अंदर, इधर अष्टाध्यायी के सूत्र भी चल रहे हैं, तो उधर सोते सोते भी अष्टाध्यायी का पाठ चलता है। जहां भी समय मिलेगा, आप बस में बैठे हुए अष्टाध्यायी का पाठ चल रहा है, कार में बैठे अष्टाध्यायी का पाठ चल रहा है, तो आवृत्ति का ऐसे हम समय निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। आवृत्ति से ही होगा ना जी, केवल आवृत्ति से ही होगा आचार्य जी। अब तो दोबारा से आवृत्ति प्रतिदिन करनी है, एक अध्याय पे कर लें, जब भी समय मिले तभी आवृत्ति कर लें तो हो जाएगी। जी जी धन्यवाद आचार्य। भैया बताएंगे। आचार्य जी ये तो आचार्य जी ये तो प्रतिदिन का पारायण करने वाला जो सिस्टम है उससे याद होता है, वो हर रोज स्मृति से पुनरावृत्ति होनी चाहिए उसकी, तब जाके वो एक मतलब स्थायी स्मृति में जाता है। वो बिल्कुल बिल्कुल जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। मैंने तृतीय अध्याय के दूसरे पाद तक अभी तक याद किया है, तो मैंने करीब करीब एक सूत्र को कम से कम 1000 बार मुख से उच्चारित किया, 1000 बार, और वो हर रोज उस क्रम से होता है। बस बस बस
यही तो होगा। वो ऐसी स्मृति बनी हुई है आचार्य जी कि मैं दूसरा काम भी अब करता रहूंगा हाथ से, तो मेरे मुख से लगातार वो कैसेट सी चलती रहेगी सूत्रों की। यही कर लेना, दुनिया की दृष्टि में पागल बन जाना है। हाँ वही हो रहा है मेरे साथ। दुनिया पागल कहेगी। हालांकि आजकल ऐसी होते हैं, कान में वो लगा लेते हैं ब्लूटूथ वाला वो, और कुछ बड़बड़ाते रहते हैं कि सामने तो बात करने वाला है नहीं, लेकिन अकेले अपने की बात कर रहे हैं वो। तो ऐसे रहेगा हमारा। तो कोई नहीं, हम समस्या पक्ष में खड़े ना हो, समाधान पक्ष में खड़े हो। ये सोचें कि समाधान हमें निकालना है, केवल समस्या नहीं रखनी है, समाधान भी हमें रखना है, तो फिर समाधान सूझेंगे, सब निकलेगा। तो चलिए, आज सभी की समस्याओं पर चर्चा हो गई, और समस्या छोटी मोटी है, लेकिन इतना तो है कि सभी का समर्पण है, सभी के अंदर जो है ना करने की एक ललक है, समर्पण है, और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है, और सभी करेंगे। यहाँ तो कई पीढ़ियां एक साथ बैठ करके पढ़ रही हैं, देखिए कितना बढ़िया ये संगम है हमारा, 4-5 पीढ़ियां एक साथ बैठ करके पढ़ रही हैं, तो एक परिवार बना हुआ है अपना, और ये परिवार चलेगा, लंबा चलेगा। तो आज यहीं इसको विराम देते हैं, मंत्र पाठ के साथ में आगे कल चर्चा करेंगे। ओम नमस्ते आचार्य जी।